हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका टीचर इफ्तिखार। आज से शुरू करने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड। ये जेई बेसिक मैथमेटिक्स फॉर जेई का ये चौथा लेक्चर है। पिछले तीन लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी को कवर किया था। उसमें काफ़ी प्रॉपर्टीज देखे थे इनइक्वालिटी को कि इनइक्वालिटी में क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है। उसके जरिए काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे, बहुत सारे एक्सप्रेशन के रेंज भी निकाले थे, डोमेन भी निकाले थे, बहुत कुछ कर रखा है पिछले तीन लेक्चर्स में। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चले जाइए। इसी प्ले लिस्ट में वो तीन लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस लेक्चर के बारे में, वेवी कर्व मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये वेवी कर्व मेथड है क्या, तो ये एक्चुअली जो है ना इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है कि नहीं। ये इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करे, किसी इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करे, उसका ये तरीका है कि नहीं। कोई इनइक्वेशन जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कुछ ऐसे दे रखा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई 7 प्लस ग्रेटर 7x ग्रेटर देन 3, कुछ ऐसे दे रखा हो, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि नहीं। तो ये एक तरीका है किसी भी इनइक्वेशन को सॉल्व करेगा। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, उसी तरीके से इनइक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक तरीका है कि नहीं। बेसिकली ये तो रैशनल फंक्शंस के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड करके हम लोग अदर फंक्शंस पे भी बात करेंगे कि नहीं। वेवी कर्व मेथड सबसे पहले हम लोग देखेंगे रैशनल फंक्शंस के लिए, रैशनल इनइक्वालिटीज़ के लिए। वैसी इनइक्वालिटीज़ जो रैशनल हो कि नहीं, वैसे जो रैशनल फंक्शंस पे लागू हो रहे हो उसके बाद उस पर देखेंगे। फिर धीरे धीरे इसको हम लोग एक्सटेंड करके अदर फंक्शंस पे भी ले करके आएंगे कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रैशनल फंक्शन क्या होता है, ताकि रैशनल इनइक्वालिटीज़ हमें समझ में आ सके। तो रैशनल फंक्शन यहाँ पे दे रखा है कि ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रैशनल फंक्शन। वो फंक्शन जो पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का हो, जहाँ पी एक्स क्यू एक्स रैशनल फंक्शन है, रैशनल पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, रैशनल फंक्शन कहलाता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 कि नहीं। ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे पॉलिनोमियल कुल मिला करके, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल और नीचे भी एक पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ये क्या है, रैशनल फंक्शन। ये एक एग्जांपल है रैशनल फंक्शन का। कोई 1 माइनस 2x बाई 5x प्लस 7 बोले तो ये भी एक एग्जांपल है रैशनल फंक्शन का कि नहीं। कोई 1 बाई 2x बोले तो ये भी एक एग्जांपल है रैशनल फंक्शन का। अब कहिएगा ऊपर तो पॉलिनोमियल नहीं है 1 बाई 2x में, इसमें भी 1 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। 1 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं कि नहीं। हर रैशनल नंबर एक, हर रियल नंबर एक पॉलिनोमियल है एक्चुअल में कि नहीं। तो ये हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल है कि नहीं, 1 बाई 2x। कोई 5x बाई 7 बोले तो ये भी क्या है कि नहीं, ये भी क्या एक पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का है, जहाँ पी एक्स 5x है, क्यू एक्स क्या 7 है कि नहीं। ये भी 7 भी एक तरह का पॉलिनोमियल ही होता है। तो इस टाइप के फंक्शन के हम लोग फंक्शंस को बोलते हैं रैशनल फंक्शन कि नहीं। ये हमारा पी एक्स बाई क्यू एक्स मतलब पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल, जहाँ पी एक्स क्यू एक्स पॉलिनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन क्या कहलाएगा, रैशनल फंक्शन कहलाएगा। उसी के वेवी कर्व सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप के फंक्शंस के हम लोग वेवी कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए देखते हैं वेवी कर्व क्या होता है सबसे पहले कि नहीं। तो वेवी कर्व क्या होता है, ये एक तरह का कर्व होता है कि नहीं, एक तरह का लाइन होता है। कर्व का मतलब लाइन कि नहीं, एक तरह का लाइन होता है, एक तरह का कर्व होता है कुछ कि नहीं ऐसे, जो कि हमारा किसी भी एक्सप्रेशन के साइन को के बारे में होता है कि नहीं। ये किसी भी एक्सप्रेशन को साइन को बताता है। जिस भी एक्सप्रेशन का हम लोग वेवी कर्व खींच रहे होते हैं, ये उसके साइन को बता रहा होता है कि कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे जीरो है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। वेवी कर्व बस इतना बताता है कि कोई एक्सप्रेशन कहाँ पे 0 से बड़ा है, कहाँ पे 0 से छोटा है, कहाँ पे 0 है, मतलब कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ 0। ये सारी चीज़ें वेवी कर्व बता रहा होता है। ये कुछ भी फंक्शन के वैल्यू के बारे में नहीं बता रहा होता कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे कितना है। मतलब अगर किसी फंक्शन का वैल्यू 1 हो तो भी बोलेगा पॉजिटिव है, और किसी फंक्शन का वैल्यू 1000 हो तो भी बोलेगा पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कितना पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं बता रहा होता है। नेगेटिव में कितना नेगेटिव, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं बता रहा होता। बस ये बता रहा होता है कि ये इस पॉइंट पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है और इस पॉइंट पे ये इसका वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर है। अब बात करते हैं वेवी कर्व फॉर रैशनल फंक्शन कि नहीं, रैशनल फंक्शंस के वेवी कर्व के बारे में। रैशनल फंक्शन देख लिया, वेवी कर्व देख लिया। अब वेवी रैशनल फंक्शन का वेवी कर्व कैसे खींचेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो वेवी कर्व खींचने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग वेवी कर्व खींचेंगे कि नहीं।
उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग वेवी कर्व खींचेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है और कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, उन सब को फॉलो करते हुए देखेंगे कि कैसे खींचते हैं कि नहीं। ये हमारा एग्जांपल है, इसके हेल्प से हम लोग एक एक स्टेप्स को समझेंगे, जानेंगे और खींचेंगे कि नहीं। ये हमारा एग्जाम्पल है और ये हमारा स्टेप है। स्टेप 1 कहता है कि फैक्टराइज पी एक्स एंड क्यू एक्स। ये हमारा कुछ पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का है कि नहीं, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल कि नहीं, ये पी एक्स बाई क्यू एक्स टाइप का है। अब हमारा स्टेप 1 कहता है कि इस पी एक्स और क्यू एक्स इन दोनों को फैक्टराइज करो। पी एक्स और क्यू एक्स जो है ना, इन दोनों को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज और कैसे फैक्टराइज करो, तो लीनियर फैक्टर्स में, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स इफ पॉसिबल। ब्रैकेट में लिखा है इफ पॉसिबल, मतलब संभव। तो कई बार हम लोग फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे लीनियर फैक्टर्स में, सब कुछ को लीनियर फैक्टर में तोड़ पाना संभव नहीं है। तो पी एक्स और क्यू एक्स को लीनियर फैक्टर में तोड़ना है अगर संभव हो तो, कि नहीं, अदरवाइज उनको क्वाड्रेटिक में ही रहने देना है। ये बात लिख रखी है। तो हमें एक एक करके हम लोग इनको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ेंगे। तो अगर बात करें यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू अगर तोड़ के लिखे कि नहीं लीनियर फैक्टर्स में, तो अगर इसको तोड़ने जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की नहीं का होल पावर 56 है, अगर इसको तोड़ने चाहे लीनियर फैक्टर्स में तो बात करते हैं, तो ये हमारा टूटेगा ना, तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कैसे तोड़ते हैं, 6 और 1 का प्रोडक्ट कितना है 6, 6 और 1 का प्रोडक्ट 6, तो प्रोडक्ट प्लस 6। ध्यान दें इन यहाँ पे जो C होता है जो A होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो जोड़ने से आता है कि नहीं, और दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव हो तो घटाने से आता है। तो 6 और 1 का प्रोडक्ट 6 है, तो क्या कुछ लिखे 6 को दो तरीके से तोड़े कि उनका सम 5 आ जाए। तो 2 तिहाई 6 किन दो फैक्टर्स के रूप में तोड़े कि सम जोड़ने से 5 आ जाए। 2 तिहाई 6, 2 और 3 का सम 5, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये हमारा बन जाएगा। इसका होल पावर 56 था, तो यहाँ पे भी 56 की नहीं और यहाँ पे भी 56 इंटू इसकी बात कर ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या ये टूट पाएगा लीनियर फैक्टर्स में। तो यहाँ पे सवाल आती है कि कैसे पता करेंगे कि कोई लीनियर फैक्टर्स में टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं, उसका डिस्क्रिमिनेंट देखना होता है कि नहीं। 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, जो कि हमारा आएगा -3 कि नहीं। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0 है तो वो हमारा लीनियर फैक्टर्स में टूट नहीं पाएगा। अगर डी पॉजिटिव है तो ही वो लीनियर फैक्टर्स में टूट पाएगा। तो इसमें क्वाड्रेटिक का डी जो है वो -3 है, जो कि 0 से छोटा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा लोग, कैसे पता करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक टूट पाएगा या नहीं लीनियर फैक्टर में, तो ये डी डिसाइड करेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो लीनियर फैक्टर में टूटेगा, नेगेटिव है तो नहीं टूटेगा, पॉजिटिव है तो टूटेगा। क्लियर है क्या। तो इसका डी नेगेटिव है, मतलब ये नहीं टूटेगा, तो इसको एज इट इज जैसा भी है उसको वैसा ही हम लोग लिख देंगे। डी अगर लेस देन 0 होगा तो जैसा है वैसे ही हूबहू छोड़ देंगे। अब नीचे वाले की बात करें, 18 माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 और -1 और 18 कि नहीं, प्रोडक्ट -18 नेगेटिव आया, घटाने से आएगा। 18 को तोड़ेंगे घटाने से कितना चाहिए 7, 18 को तोड़ेंगे घटाने से कितना चाहिए 7, 9 दूनी 18, 9 और 2 का डिफरेंस 7 कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे इसको x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2। अब सवाल हुआ कि -9 और +2 क्यों लिखा, -2 और +9 क्यों नहीं लिखा। तो ध्यान दीजिए लोग, -7 है तो बड़ा वाला जो नंबर है उसमें माइनस देंगे, जो छोटा वाला है उसमें प्लस देंगे। यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाले पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस होता है तो बड़ा वाला पे प्लस देते और छोटा वाले पे माइनस देते कि नहीं। 1 प्लस 1 माइनस तो लिखना होता है, घटाने से आ रहा है तो कि नहीं। क्लियर है क्या। और किस पे बड़ा प्लस है किस पे माइनस, तो बड़ा वाला हम लोग देख लेते हैं कि नहीं। यहाँ पे साइन जो हो रहा होता है ना वो साइन बड़ा वाला पे देना होता है, माइनस है तो माइनस जो है बड़ा वाला पे देंगे। क्लियर है क्या। तो ये अब एक्चुअली इसमें एक चीज़ और है कि -x² है कि नहीं। तो -x² है, ये तो मैं ऐसे नॉर्मली तोड़ दिया, x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो x माइनस कॉमन करने के बाद जो बनता उसको, तो माइनस जब आए ना तो x² जब निगेटिव हो जाए तो इसके अंदर माइनस से गुना करा देंगे तो ये -x + 9 हो जाएगा कि नहीं। इसके अंदर हम लोग माइनस से गुना करा देंगे एक बार तो ये -x + 9 हो जाएगा। तो ये -x + 9 का पावर 5 इंटू इसका भी पावर 5 x + 2 का, और इसको उसके बाद तोड़ेंगे x² हमारा x² -7x + 10 ये टूटेगा तो x² -7x + 10, 1 और 10 का प्रोडक्ट 10 कि नहीं, पॉजिटिव है, जोड़ने से आएगा 5 दूनी 10, 5 2 7 कि नहीं। तो ये हमारा बन जाएगा x - 2 का पावर
3 इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर एक्स माइनस 5 का पावर 3, ये हमारा टूट गया कि नहीं। अब अगले स्टेप पे आते हैं, अगला स्टेप क्या कहता है कि नहीं। तो पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, हाँ तो ये हम लोगों ने लेके आया था यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू। अब बात करते हैं अगले स्टेप पे कि नहीं, हम लोगों ने तोड़ के लाया था इतना, एफ एक्स का वैल्यू हमारा इतना बन गया था। अब बात करते हैं अगले स्टेप पे, मेक द कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर्स ऑफ एक्स पॉजिटिव। एक्स के जो हायर पावर्स है ना उनके कोफिशिएंट क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो अगर एक्स के हायर पावर्स की बात करें तो इसमें एक्स का हायर पावर 1 है, जरा सा देखिएगा। तो इसमें एक्स के हायर पावर 1 है और उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी हमारा क्या पॉजिटिव है। इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट की बात करें तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव ऑलरेडी है कि नहीं। इसके कोफिशिएंट की बात करें तो ये भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका भी अगर देखें तो इसमें एक्स स्क्वायर है और एक्स है और 1 है कि नहीं, तीनों है। लेकिन हायर पावर ऑफ एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर सबसे ज़्यादा पावर है और उसका कोफिशिएंट 1 है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसमें बात करें तो इसमें हायर पावर एक्स है कि नहीं, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे निगेटिव है। तो इसको ज़रूरत है बनाने की पॉजिटिव कि नहीं, इसको ज़रूरत है हमें पॉजिटिव बनाने की। ध्यान दीजिएगा लोग, इसको ज़रूरत है हमें पॉजिटिव बनाने की, इसको ये ज़रूरी है पॉजिटिव बनाना कि नहीं। इस चीज़ को थोड़ा सा घेर के लिख देता हूँ, इसको हमें ज़रूरी है पॉजिटिव बनाना, इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे कि नहीं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे इसमें x का जो कोफिशिएंट है ये ऑलरेडी हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसमें x का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव, इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव। तो जिसमें पॉजिटिव नहीं है वहीं पे पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हमें एक्चुअल में एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा एक्स माइनस 2 का पावर 56 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 56 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 9 डिवाइड बाई, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा लोग, तो ये माइनस ऊपर यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा x माइनस 9, माइनस कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा लोग, -1 कॉमन करेंगे, -1 का पावर 5 कॉमन आएगा एक्चुअल में, -1 का पावर 5 इस -1 डेट विल बी गिव माइनस यहाँ पे कि नहीं। तो ये इसका पावर 5 हो जाएगा इंटू ये x प्लस 2 का पावर 5 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल क्यूब। क्लियर है। तो ये हमारा स्टेप 2 इसको यहाँ पे ला के खड़ा करेगा। अब बात करते हैं स्टेप 3 की कि नहीं, स्टेप 3 की बात करते हैं। इसको लेके चलते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 ये हम लोगों ने ला रखा था कि नहीं। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 हमारा क्या कह रहा है, स्टेप 3 कह रहा है नाउ सॉल्व फॉर पी एक्स इक्वल टू 0 एंड क्यू एक्स इक्वल टू 0 कि नहीं। हमें पी एक्स इक्वल टू 0 और क्यू एक्स इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है कि नहीं। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा लोग, ऊपर पी एक्स इक्वल टू 0 है, नीचे क्यू एक्स इक्वल टू 0 है। और सॉल्व करने के साथ पी एक्स इक्वल टू 0 के लिए जब सॉल्व करना है तो उसको जो है ना एक्स जो पॉइंट्स वहाँ से मिलेंगे उसको x1 x2 xm नाम देना है, और जो क्यू एक्स इक्वल टू 0 के लिए जो सॉल्व करना है उससे जो पॉइंट मिलेंगे ना उसको नाम देना है y1 y2 yn। तो अगर बात करते हैं सॉल्व करने की कि नहीं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसकी बात करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, जरा सा देखिएगा लोग, ऊपर वाला ही तो पी एक्स है, इसी को तो फैक्टराइज करके बना रखा है कि नहीं। ऊपर वाला ही पी एक्स है और नीचे वाला ही क्यू एक्स है। ऐसा नहीं कि फिर वापस वहाँ पे ओरिजिनल पी एक्स पे चले जाइएगा, क्योंकि उसी को फैक्टराइज वगैरह करके बना रखा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से ऊपर से सॉल्व करेंगे तो ऊपर से वो हमें पॉइंट मिलेगा x1 इक्वल टू एक्साइज जो मिलेगा x1 इक्वल टू 2 कि नहीं, x2 इक्वल टू 3 कुछ ऐसे, x3 इक्वल टू x3 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से हमारे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि नहीं। ये d इसका हमारा निगेटिव था तो यहाँ से कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जो लीनियर होगा वहीं से पॉइंट मिलेगा, जो क्वाड्रेटिक होगा वहाँ से नहीं मिलेगा। क्लियर है।
और y1 की बात करें, जब नीचे वाले को सॉल्व करेंगे कि नहीं, तो y1 इक्वल टू हमें y1 इक्वल टू यहाँ से मिलेगा, यहाँ से y1 का वैल्यू 9 मिलेगा, और y2 का वैल्यू मिलेगा, y2 की बात करें तो y2 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से -2, और y3 का वैल्यू मिलेगा यहाँ से 2, और y4 का वैल्यू मिलेगा हमें, y4 का वैल्यू मिलेगा 5। तो यहाँ से जो x1 x2 x3 x4 x5 मिल रखा है, x1 y1 और x2 y2 जो भी मिल रखा है, इसको हम लोग लिखते हैं। हमें y1 y2 y3 y4 मिला, x1 x2 x3 x4 मिला कि नहीं, हम लोग जो भी मिल रखा है इसको उठाते हैं कि नहीं। यहाँ ये स्टेप कह रहा है कि px इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, qx इक्वल टू 0 सॉल्व करो कि नहीं। तो px इक्वल टू 0 को सॉल्व किया, qx इक्वल टू 0 को सॉल्व किया। जो px इक्वल टू 0 से जो आए उसको नाम दो x1 x2 xn, और qx इक्वल टू 0 से जो आए उसको y1 y2 yn कि नहीं। ऊपर वाला सॉल्व करने से जो आए उसको xi करना है कि नहीं, और जो नीचे वाला सॉल्व करने से आए उसको बोलना है yi। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, तो इसको कॉपी, इसको लाके यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ये रहा हमारा। तो हमें x1 x2 xi's जो मिल गए थे, yi's भी जो है मिल गए थे कि नहीं। इनको यहाँ पे रखते हैं। अब कह रहा है अगला स्टेप जो स्टेप नंबर 4 का है, नाउ रिप्रेजेंट ऑल एक्सरसाइज ऑन द नंबर लाइन बाय डार्क सर्कल एंड ऑल yi's ऑन द नंबर लाइन बाय ओपन सर्कल कि नहीं। अब इन सारे एक्सरसाइज और yi's को क्या करना है, नंबर लाइन पे डिनोट करना है कि नहीं। और कैसे डिनोट करना है, तो जो एक्सरसाइज है ना उनको डार्क सर्कल से, और जो yi's है ना उनको ओपन सर्कल से। डार्क सर्कल और ओपन सर्कल क्या होता है ये समझते हैं कि नहीं। तो पहले हम नंबर खींच लेते हैं कि नहीं। ये रहा हमारा नंबर लाइन, इस पे हमें इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि नहीं। तो ये नंबर लाइन है कि नहीं, इनको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं वाइट से कि नहीं। तो ये हमारा नंबर लाइन पे एक खास बात होती है, जो सबसे छोटा होता है जो सबसे पहले होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बाद में होता है कि नहीं। नंबर लाइन क्लास 10 में पढ़ा होगा कि नहीं। नंबर लाइन पे किसी नंबर को दिखाना है तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हमारे बीच में 0 होता है कि नहीं, उधर इन्फिनिटी है, इधर -इन्फिनिटी है, और इधर बढ़ते हुए रहते हैं, यहाँ इस साइड छोटे नंबर रहते हैं कि नहीं। तो सबसे छोटा होगा वो सबसे जो है वो क्या होगा, पहले होगा कि नहीं। तो सबसे छोटा जो है वो हमारा है -2। तो -2 कुछ यहाँ पे होगा सबसे छोटा, और -2 जरा सा देखिएगा yi में है, yi सबसे छोटा, क्योंकि इन सब को दिखाना है। तो सबसे छोटा जो इन सब में सबसे छोटा है वो y2 है और -2 है कि नहीं। और y2 है तो y2 है तो मतलब इसको ओपन सर्कल से दिखाना है, तो इसको ऐसे ओपन करके दिखाएंगे और लिखेंगे ये -2 कि नहीं। क्लियर है क्या। जो सबसे छोटा है उसको ओपन सर्कल से ऐसे दिखाएंगे कि नहीं। ओपन सर्कल ऐसे खींच देंगे और उसको लिख देंगे -2। और उसके बाद बात करें उससे जो बड़ा है कि नहीं, उससे जो जस्ट बड़ा है कि नहीं, उससे बड़ा -2 के जस्ट बाद जो है ये 9 है, ये 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, जस्ट बड़ा 2 है कि नहीं। तो उसके जस्ट बड़ा 2 है तो 2 लिखेंगे कि नहीं, 2 हम लोग लिखेंगे कि नहीं। अच्छा, ओपन सर्कल या डार्क सर्कल कैसे पता चलेगा 2 को लिखें। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। एक कन्फ्यूजन बहुत ही क्रिएट होती है कि नहीं, कि x1 और कोई पॉइंट xi में भी आ जाए, y में भी आ जाए। तो मैंने बोला कि xi को डार्क सर्कल से दिखाना है और yi को ओपन सर्कल से दिखाना है, लेकिन जो पॉइंट दोनों में आ जाए उसके साथ क्या करें कि नहीं। तो जो पॉइंट दोनों में आ जाए ना उसको yi जैसा ट्रीट कराएंगे कि नहीं। जो दोनों में आ जाए ना, जब कहानी दोनों में आ जाए कि नहीं, ये दो हमारा कि नहीं, यहाँ पे भी आ रखा है और यहाँ पे भी आ रखा है। जब दोनों में आ जाती है तो उस केस में हम लोग किसकी बात मानते हैं, yi वाली कि नहीं, उसको ओपन से दिखाते हैं। जब दोनों में है तो भी ओपन से दिखाना है, yi में तो ओपन से, अकेला xi में है तो उसको बोलते हैं, उसको दिखाते हैं डार्क सर्कल से। क्लियर है क्या। तो ये दोनों में है तो इसको ओपन सर्कल से, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कि नहीं, और इसको ओपन सर्कल से दिखाएंगे। उसके बाद बात करें 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 2 से जस्ट बड़ा 3 है, 2 से जस्ट बड़ा 3 है कि नहीं। ओवरऑल में सब में देख रहे होते कि नहीं, xi yi में सबसे बड़ा सबसे छोटा देख रहे होते कि नहीं। तो 2 से जस्ट बड़ा जो है वो 3 है। तो 3 को अब हम लोग दिखाएंगे और 3 को जरा सा डार्क सर्कल से दिखाएंगे। डार्क मतलब कुछ ऐसे कि नहीं, ओपन का मतलब थोड़ा सा
ओपन और डार्क मतलब अंदर फिल कर देंगे कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। डार्क सर्कल को ऐसे दिखाएंगे, तो ये डार्क सर्कल से हम लोग दिखाएंगे 3 को। क्लियर है क्या? 3 को डार्क सर्कल से क्यों दिखाया? क्योंकि एक्स आई से आया था, ऊपर से एक्स से, वाई आई से जो आए उसको ओपन, जो दोनों से आए उसको भी ओपन। क्लियर है? उसके बाद 3 से जस्ट बड़ा कौन सा है देखें, तो 3 से जस्ट बड़ा जो है वो है 5 हमारा। तो उसके बाद 5, और 5 जो है वाई आई से आया है नीचे से, वाई वाला से, तो इसको हम ओपन सर्कल से कि नहीं। उसके बाद 5 के बाद आया है 9, वो भी ओपन से, ये भी वाई आई से है कि नहीं 9। तो क्लियर है? सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने नंबर लाइन पे लिख लिया। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर लाइन पे लिख लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप पे। उसके पहले हम लोग इसको कॉपी कर ले कि नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके पहले अगले स्टेप पे जाने से पहले ये हमारा कॉपी हो गया, ये हो गया पेस्ट कि नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे अगले स्टेप पे, इनके साथ क्या करेंगे। अच्छा, नोट करके लिख रखा है यहाँ पे वही चीज़ कि जब दोनों से आए तो उसको कैसे दिखाना, ओपन सर्कल से। यहाँ से हटाते हैं, इसको लेके चलते हैं अगले स्टेप पे कि नहीं। एक्चुअल में अगले स्टेप पे इसको लेके आते हैं स्टेप 5 पे कि नहीं, वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी, वही नोट में लिख रखा था कि नहीं। जो चीज़ें समझा रहा था कि दोनों में आए तो ओपन सर्कल से डिनोट करना है कि नहीं, और नीचे वाले में तो ओपन सर्कल से दिखाना ही है, और ऊपर न्यूमरेटर से जब आए तो डार्क सर्कल से। क्लियर है? अब बात करते हैं अगले स्टेप 5 की। नाउ ड्रॉ द वेवी कर्व फ्रॉम द अपर राइट इफ साइन बिफोर ब्रैकेट इज पॉजिटिव एंड फ्रॉम लोअर राइट इफ साइन बिफोर ब्रैकेट इज नेगेटिव कि नहीं। वेवी कर्व को अपर राइट से ड्रॉ करना है अगर ब्रैकेट के पहले साइन पॉजिटिव है और ब्रैकेट के पहले साइन नेगेटिव है तो लोअर साइड से। अब ये कैसे पता चलेगा ब्रैकेट, तो जहाँ सॉल्व किए होंगे ना वहाँ पे ब्रैकेट दिखेगा कि नहीं। जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू सॉल्व करके फाइनल लाए हैं, छोड़ के जहाँ पे एफ एक्स आए हैं वहाँ पे दिखाएगा, पता चलेगा ब्रैकेट के पहले साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम लोग सॉल्व करके छोड़े हुए थे कि नहीं। ये हमारा फाइनली सॉल्व करके छोड़ा हुआ था कि नहीं, स्टेप 3 पे। हाँ, स्टेप 3 पे ही छोड़ा हुआ था कि नहीं। ये एफ एक्स था कि नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है। एफ एक्स इक्वल टू ये था कि नहीं, जिसको हम लोगों ने सॉल्व करके छोड़ा था। इसमें अगर बात करें साइन बिफोर ब्रैकेट की कि नहीं, ये सारा ओके हो गया था। स्टेप 2 के बाद हम लोगों ने कॉमन करने के बाद माइनस वगैरह जो था पॉजिटिव बनाने के बाद छोड़ दिया था कि नहीं। स्टेप 2 पे माइनस वाइनस जो कॉमन करना था वो छोड़ दिया था। यहाँ से जो हमारा स्टेप 2 में मिला था, अब यहाँ पे फाइनली ब्रैकेट के पहले साइन क्या आ गया, नेगेटिव। तो माइनस कॉमन करने से हो सकता है कि फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव बन जाए या फाइनली नेगेटिव बन जाए, ऐसा संभावना है। क्योंकि इन सब में से माइनस कॉमन कर रहे होते हैं यहाँ पे कि नहीं। इसके अंदर एक्स के कोफिशिएंट, हायर पावर ऑफ एक्स को कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग कॉमन खींच रहे होते हैं माइनस को कि नहीं। तो माइनस कॉमन खींचने के क्रम में हो सकता है कि फाइनली यहाँ पे पॉजिटिव बन जाए या फाइनली यहाँ पे नेगेटिव बन जाए ब्रैकेट के पहले कि नहीं। तो अगर ब्रैकेट के पहले साइन नेगेटिव हो तो क्या करना है, पॉजिटिव हो तो क्या करना है, ये चीज़ वहाँ पे समझा रखा है कि नहीं। तो कह रहा है कि अगर ब्रैकेट के पहले अगर साइन नेगेटिव हो तो कर्व को ड्रॉ करना है लोअर राइट से। अगर ब्रैकेट के पहले साइन नेगेटिव हो तो उस कर्व को ड्रॉ करना है लोअर राइट से, और ब्रैकेट के पहले साइन अगर पॉजिटिव हो तो कर्व को ड्रॉ करना है अपर राइट से। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ब्रैकेट के पहले हमारा साइन कैसा था, नेगेटिव था। नेगेटिव था मतलब लोअर राइट से। अच्छा, लेफ्ट राइट तो समझ में आता होगा, राइट हमारा ये है, लोअर मतलब नीचे ये है कि नहीं। तो लोअर राइट मतलब नीचे से कि नहीं, नीचे से और राइट से, नीचे से और राइट से कि नहीं। लोअर राइट से इधर इन्फिनिटी होता है, ध्यान दीजिएगा लोग, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है कि नहीं। लोअर राइट से ड्रॉ करना है कि नहीं। तो नीचे राइट में नीचे से, हमेशा कर्व को राइट से ही ड्रॉ करना है क्योंकि लोअर राइट या अपर राइट ये दे रखा है कि नहीं। कर्व को हमें राइट से ही ड्रॉ करना है। अब लोअर राइट से ड्रॉ करें या अपर राइट से ड्रॉ करें। लोअर राइट का मतलब होता है नीचे से कि नहीं, नीचे से राइट साइड में कि नहीं, और अपर राइट का मतलब ऊपर से कि नहीं, राइट साइड में। तो हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे नीचे से राइट साइड में, और ला करके -9 पे जो भी पहला पॉइंट होगा वहाँ पे ला कर ड्रॉप करेंगे कि नहीं। इसको ड्रॉ करेंगे और जो पॉइंट हमें मिलेगा उसके बाद जो एक्सिस पे कि नहीं, उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट मिला, उसको हम लोगों ने यहाँ पे ला करके ऐसे ड्रॉ करके कि नहीं, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं
अगले स्टेप की। तो लोअर राइट अपर राइट आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि लोअर राइट से कब ड्रॉ करना है, अपर राइट से। साइन वहाँ से देख लेना है, नीचे से ड्रॉ करना है या ऊपर से। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे नीचे से ड्रॉ करेंगे और नेगेटिव है तो ऐसे ऊपर से ड्रॉ कर देंगे कि नहीं। पॉजिटिव है तो कुछ ऐसे ऊपर से ड्रॉ कर देंगे। ये पॉजिटिव के लिए है कि नहीं, ये पॉजिटिव हो तो ऐसे कर देना है कि नहीं, और नेगेटिव हो तो ऐसे कर देना है। ये चीज़ ध्यान देना है कि नहीं। पॉजिटिव हो तो ऐसे ऊपर से लेके आना है, ध्यान है, ड्रॉप करना है और इस पॉइंट पे लाके छोड़ना है कि नहीं। ऊपर से ड्रॉ करना है, अगर पॉजिटिव हो तो ब्रैकेट के पहले साइन, और ब्रैकेट के पहले साइन नेगेटिव हो तो नीचे से ऐसे उस पॉइंट पे ले जाके छोड़ देना है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टेप की। स्टेप 6 में कि नहीं लेके आते हैं उस चीज़ को यहाँ पे, और स्टेप 6 समझते हैं कि नहीं। तो हमें साइन कुल मिलाकर के साइन बिफोर ब्रैकेट हमारा नेगेटिव था, तो हम लोग नीचे से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है क्या। हम लोग क्या करेंगे, नीचे से कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो कर्व को ड्रॉ किया मैंने नीचे से, ये रहा कर्व को ड्रॉ किया नीचे से। इधर इन्फिनिटी था हमारा कि नहीं, इधर माइनस इन्फिनिटी था। कर्व को नीचे से ड्रॉ किया, ऐसे आया कर्व और 9 पे आके रुक गया। अब 9 पे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, ये कहानी स्टेप 6 कहती है कि नहीं। स्टेप 6 हमें बताता है कि क्रॉस द कर्व एट x इक्वल टू एक्स आई और वाई आई इफ इट हैज़ ऑड मल्टीप्लिसिटी इन पी एक्स कि नहीं। अगर पी एक्स के अंदर इसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड है, ध्यान रहे हमें पी एक्स की ज़रूरत है, एक बार उसको भी कॉपी करके लेके के आते हैं ताकि चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। तो इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, पी एक्स को एक बार कॉपी करते हैं इसको फिर से। ये स्टेप 2 पे फिर से वापस आएंगे कि नहीं। स्टेप 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसका बार बार यूज होने वाला है कि नहीं। तो चलते हैं, इसको कॉपी करके लेके के चलते हैं जहाँ हमें इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, ये रहा हमारा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को। ये हमारा एफ एक्स कि नहीं, ये हमारा एफ एक्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है कि नहीं। अब हमें देखना है कि जो साइन जो है ना, जो 9 जो आया हमारा, जहाँ से भी ज़्यादा, ये मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को, जहाँ से 9 आया, 9 ज़्यादा से देखिए x माइनस 9 से आया। और तो मल्टीप्लिसिटी कह रहा है कि 9 पे जिस भी पॉइंट पे ये कर्व जा रहा है उस पर क्रॉस कराना है या नहीं कराना है। तो क्रॉस तब कराना है जब वो x इक्वल टू एक्स आई जो भी पॉइंट आ रहा हो, ये या वाई आई, उस पर क्रॉस तब कराना है जब उसकी मल्टीप्लिसिटी पी एक्स में या क्यू एक्स में क्या है, 9 है। पी एक्स या क्यू एक्स में सॉरी उसके पी एक्स या क्यू एक्स में उसकी मल्टीप्लिसिटी ऑड हो। किसी भी एक्स आई और वाई आई पर तब क्रॉस कराना है जब उसका पी एक्स और क्यू एक्स में मल्टीप्लिसिटी कैसी हो, ऑड हो कि नहीं, मतलब 1 3 5 7 कुछ ऐसे कि नहीं। और अगर पी एक्स और क्यू एक्स में उसकी मल्टीप्लिसिटी इवन हो तो क्रॉस नहीं कराना है। अब एक बात समझते हैं मल्टीप्लिसिटी होती क्या है कि नहीं, ताकि हम लोग जान सके कि कब क्रॉस कराना है कब क्रॉस नहीं कराना है। तो यहाँ पे लिख रखा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स रूट्स एक्स इक्वल टू ऑफ अल्फा ऑकर्स इन पी एक्स कि नहीं। किसी अल्फा के मल्टीप्लिसिटी पी एक्स के अंदर कैसे पता करेंगे, तो उस कितनी बार वो उसका रूट उस पी एक्स के अंदर है ये देख करके हम लोग तय करेंगे। जैसे पी एक्स इक्वल टू सपोज हमें ये दे रखा हो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल पावर 5 कि नहीं। तो इसमें मुझे पता करना हो 2 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है। तो 2 अगर इस इक्वेशन के रूट्स की बात करें तो इसके रूट्स कितने, 5 और 2 7 है। 2 रूट्स 2 है, 5 को रूट्स 3 है कि नहीं। 2 को रूट्स 2 है और 5 को रूट्स 3 है कि नहीं। तो 2 कितनी बार आया है, इसके रूट्स दो कितनी बार रूट्स आए, ये जो पावर है ना यही मल्टीप्लिसिटी बता रहा होता है कि नहीं। तो 2 की मल्टीप्लिसिटी इसके अंदर कितनी है, 2। 3 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 5। तो सिंपली हम लोग कुछ नहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर को देख ले रहे होते हैं, बाकी कुछ नहीं कि नहीं। किसी रूट्स की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, सिंपली उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर से पता चल जा रहा होता है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे नोट 2, एक और नोट 2 लिख रखा है, जब अल्फा दोनों में आए कि नहीं, पी एक्स और क्यू एक्स में एक्स आई और वाई आई, तो पी एक्स और क्यू एक्स में आ रहा है ना, तो जब दोनों में आए तो मल्टीप्लिसिटी कहाँ से, ऊपर वाले से या नीचे वाले से देखेंगे। तो उस केस में हम लोग उसका नेट इफेक्टिव पावर निकाल के देखेंगे, मतलब जो नीचे होगा ना उसको ऊपर भेज के पावर घटा देंगे। क्लियर है क्या। जब नीचे और दोनों ऊपर एक्स आई और वाई आई दोनों में अगर आ रहा हो तो उसकी मल्टीप्लिसिटी हम लोग पावर्स को घटा करके निकालेंगे, नेट इफेक्टिव पावर निकाल करके निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग इस पे कि नहीं।
अगर 9 पे बात करें तो 9 का कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितना है, 9 का कॉरस्पॉन्डिंग पावर 5 है कि नहीं, 9 का कॉरस्पॉन्डिंग पावर 5 है, तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर 5 है, मतलब 5 ऑड है, तो ऑड पे ऑड है मतलब क्रॉस कर जाएगा, और क्रॉस करा देते तो उसके बाद फिर रिटर्न लेके आते हैं इसको अगले पॉइंट पे, और अगले पॉइंट पे लेके आते हैं, अब पता करते हैं यहाँ पे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। तो 5 पे अगर देखें तो 5 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, तो 5 यहाँ से आया है, ऊपर 5 कहीं पे भी नहीं है कि नहीं, तो 5 यहाँ से आया, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितना है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर इसमें कितनी है, 3 है कि नहीं, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर कितनी है, 3 है, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग पावर 5 और कहीं नहीं है, जरा सा एक बार देख लीजिएगा इस चीज़ को, 5 और जगह हो तो उसको हम लोग नेट इफेक्टिव लेके चलते हैं कि नहीं, तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है, तो ऑड पावर है मतलब क्रॉस कर जाएगा। 3 की बात करें तो 3 कहाँ से आया, 3 की बात करें तो 3 इधर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ से 56 से आया, 56 से आया, 56 क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब क्रॉस नहीं करेगा। अच्छा, क्रॉस नहीं करेगा तो ये रिटर्न अपने डोमेन में आ जाएगा, नीचे से नीचे ही आ जाएगा कि नहीं, क्रॉस नहीं करेगा मतलब नीचे था तो नीचे ही आ जाएगा कि नहीं। अब बात करें 2 पे, तो 2 कहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, और 2 यहाँ से भी आया, दोनों जगह से आया। जब दो जगह से 2 आए ना, कोई भी नंबर दो जगह से आया, ऊपर नीचे क्या, नीचे ही नीचे आया 2 बार, तो उन सबको हम लोग नेट इफेक्टिव पावर निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं। 2-3 जगह से एक नंबर आ रहा हो कि नहीं इसके अंदर, तो हम लोग नेट इफेक्टिव पावर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 56 है, ये ऊपर जाएगा, पावर घटेगा, 56 में से 3 गया 53, 53 अब एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब क्रॉस कर जाएगा। उसी तरीके से बात करें -2 पे, -2 कहाँ से आया हमारा, -2 हमारा आया x+2 से, और -2 कहीं से नहीं बन सकता, सिर्फ यहीं से बन सकता है। -2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर है x+2 को सॉल्व करने से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर हमारा 5 है, 5 हमारा चूंकि एक ऑड नंबर है कि नहीं, 5 ऑड नंबर है तो इस पर क्रॉस कर जाएगा। तो ये हमारा रहा वेवी कर्व कि नहीं, ये क्या है हमारा वेवी कर्व इस फंक्शन का जो दे रखा था कि नहीं। तो बहुत ही आसान है, स्टेप्स जो भी दे रखे हैं उन सबको लगातार फॉलो करते जाना है, बहुत ही इजीली वेवी कर्व आप लोग खींच सकते हैं। ये थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से एकदम स्टेप्स क्लियरली लिख रखे हैं और उनको फॉलो करते हुए आप लोग खींच सकते हैं। एक ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख रखा है एक और एग्जाम्पल, आप लोग इसको घर से ट्राई कीजिएगा कि नहीं, ड्रॉ द वेवी कर्व ऑफ दिस। हम लोग बाकी और भी एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे अगले लेक्चर में। अभी थोड़ी सी मैं बता दूं कि वेवी कर्व की हेल्प से हम लोग इसके सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने अगर वेवी कर्व खींच लिया है तो इसके हेल्प से किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं, इस बात को देखते हैं कि नहीं। तो एक बार वेवी कर्व को मैं कॉपी करता हूँ, जो भी है हमारा वेवी कर्व, इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको करते हैं कॉपी। इसके हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये रहा हमारा वेवी कर्व कि नहीं। अब अगर क्वेश्चन होता हमारा, अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन हमारा होता सॉल्व कि नहीं, एफ जो भी है वही रहता, ऐसे आता एफ ग्रेटर देन, इसके लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन निकलना होता, तो इसका आंसर वेवी कर्व खींच करके और डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से बताएंगे वेवी कर्व खींचने के बाद कि नहीं, किसका आंसर क्या होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर, ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर, तो ऊपर ग्राफ कहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग नोट करेंगे कि नहीं। ग्राफ ऊपर कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा ऊपर कहाँ पे ग्राफ, तो जरा सा देखिएगा, यहाँ पे क्या है नीचे है, यहाँ पे क्या है ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है, यहाँ पे हो गया है नीचे, यहाँ पे भी है नीचे, और ये वाला ग्राफ क्या है ऊपर है, और यहाँ पे हो गया है नीचे। तो अगर हमें f(x) ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना होता तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता, हमारा सॉल्यूशन होता -2 कि नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा यहाँ पे हम लोग ओपन यूज करेंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे कि नहीं। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चूंकि यहाँ पे क्या है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट कि नहीं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं कि नहीं। स्ट्रिक्ट है मतलब ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे और ऊपर देखेंगे ग्राफ कहाँ से कहाँ है। तो ये वाला ग्राफ जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ ये ऊपर है ऑलरेडी, और ये वाला ग्राफ क्या है ऊपर है ऑलरेडी। क्लियर है क्या, ये जो ग्राफ्स जो है ना ऊपर है, तो ये ऊपर है तो कहाँ से कहाँ तक है -2 से लेकर के
टू में, कि नहीं एक्सिस से ऊपर कब है, एक्सिस से नीचे कब है, हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेंगे। तो एक्सिस से ऊपर -2 से 2 में है, तो इसको लिखेंगे -2 से 2, और उसके बाद डाल देंगे एक यूनियन, कि नहीं। और उसके बाद फिर आगे यहाँ से इसके अंदर ऊपर था, मतलब 5 से 9, कि नहीं। तो ये हमारा फाइनली इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हमें सॉल्व करना होता f(x) ग्रेटर देन 0, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन होता, कि नहीं, सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन होता, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व f(x) लेस देन 0, कि नहीं। तो f(x) लेस देन 0 सॉल्व करना होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, कर्व नीचे कहाँ है उस चीज़ को देखते हैं, कि नहीं। कर्व नीचे कहाँ का है, हम लोग इस चीज़ को देखते और सॉल्यूशन लिखते। तो कर्व जरा सा देखिएगा लो, कर्व नीचे कहाँ पे, यहाँ पे है। कर्व नीचे हमारा यहाँ पे, कि नहीं, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे नीचे, कि नहीं। कर्व जो नीचे है, मतलब जो ये ब्लू लाइन से जो दिख रहा है वही हमारा क्या है, कर्व नीचे है। तो कहाँ से कहाँ है उसी बात को लिखेंगे, कि नहीं। तो अगर नीचे की बात करें तो यहाँ से देखिएगा -∞ से शुरू हो रहा है और -2 तक ये नीचे है, कि नहीं, -∞ से -2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन होगा हमारा -∞ से -2, कि नहीं, यूनियन। अब उसके बाद नीचे का है, यहाँ तो ऊपर हो गया है लेकिन यहाँ से फिर नीचे हो गया है, तो ये है हमारा -2 से 3, -2 से 3। फिर उसके बाद नीचे कहाँ पे, यूनियन 3 से 5, कि नहीं। फिर 3 से 5 में हमारा, क्योंकि 3 पे क्रॉस किया नहीं है, ऊपर गया नहीं है, नीचे ही रह गया, तो ये 3 से 5, कि नहीं। फिर उसके बाद नीचे कहाँ पे, तो 3 से 5 के बाद 5 से ऊपर चला गया, कि नहीं, ऊपर चला गया। फिर उसके बाद 9 से नीचे आ गया, तो 9 से इन्फिनिटी, कि नहीं, इन्फिनिटी तक नीचे है। तो ये हमारा लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन होगा। ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया, लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन देख लिया। f(x) ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना हो तो, f(x) लेस देन 0 सॉल्व करना हो तो। अब बात आती है इक्वल टू होगा तो क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। अगर हमारा इक्वल टू हो जाए तो क्या होगा उस केस में, कि नहीं। तो इसके बारे में देखते हैं। अगर हमारा इक्वल टू, सपोज यहाँ पे इक्वल टू हो जाता, कि नहीं, उसको मैं इक्वल टू को मैं वाइट से दिखा दे रहा हूँ, तो क्या होता, कि नहीं। तो इक्वल टू जब आ जाता, चाहे यहाँ पे इक्वल टू आ जाता, जब इक्वल टू आ जाएगा तो जितने भी डार्क सर्कल है ना उन सब पे क्लोज कर देंगे। तो डार्क सर्कल कौन सा है, डार्क सर्कल देखे तो -2 नहीं है, ये भी ओपन सर्कल है, ये एक डार्क सर्कल है, ये ओपन है, ये ओपन है, मतलब ये अकेला 3 जो है डार्क सर्कल है। तो 3 अगर हमारे सॉल्यूशन में कहीं आया होगा तो उसको ओपन क्लोज कर देंगे। तो ये इधर कहीं नहीं आया है, मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट है। ये ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही सॉल्यूशन होगा, और इक्वल टू लगाएंगे तो भी यही होगा। इसके अंदर बात करें तो इसमें 3 कहीं आया क्या, 3 यहाँ पे 3 आ रखा है, तो इसको क्या कर देंगे, क्लोज। यहाँ पे भी 3 आ रखा है तो इसको भी क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये हमारा सॉल्यूशन है -∞ से -2 यूनियन -2 से 3 यूनियन 3 क्लोज से 5 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, कि नहीं। तो जब इक्वल टू आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, जहाँ डार्क सर्कल होंगे उनको क्लोज कर देंगे। और अगर डार्क सर्कल, एक खास बात और कि सारे डार्क सर्कल इसके अंदर आने चाहिए। अगर कोई डार्क सर्कल छूट रहा होगा, कि नहीं, सपोज इसमें से हम लोग सारे डार्क सर्कल देख लेंगे, कि नहीं, एक सेकेंड, इसमें एक और चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि डार्क सर्कल सारे हमारे क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन में आने चाहिए। तो अगर डार्क सर्कल छूट रहा होगा हमारा, तो उसको लास्ट में यूनियन में क्या करेंगे, ला के लिखेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो ये ओपन सर्कल खास बात है कि यहाँ पे पहुँचने की इसको 3 पॉइंट इसमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कि नहीं, तो उसको क्लोज कर ही नहीं सकते, कि नहीं। तो वैसे केस में कोई डार्क सर्कल अगर छूट रहा हो तो उसको हम लोग लेके आएंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कि नहीं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लाने का मतलब साथ साथ ही एक अकेला पॉइंट ये भी है, मतलब हमारे सॉल्यूशन में इक्वल टू आ जाए तो सारे डार्क सर्कल आने चाहिए। जहाँ जहाँ डार्क सर्कल होगा वहाँ वहाँ क्लोज कर देंगे। और अगर कोई डार्क सर्कल उसके सिवाय भी छूट जाता है तो उसको यूनियन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कि नहीं। जैसे इसके अंदर हमारा 3 छूट गया था डार्क सर्कल, कि नहीं, तो उसको यूनियन में ला के कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। और इसके अंदर आ गया था ऑलरेडी तो उस पर क्लोज कर दिया। क्लियर है क्या, मतलब इक्वल टू आ जाए तो सारे डार्क सर्कल हमारे आने चाहिए, कि नहीं। और लेस देन ग्रेटर देन हो तो सब जगह ओपन कर देंगे। अब इस सॉल्यूशन को बात करें तो ये इसको एक्चुअली हम लोग कितना लिखेंगे ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -∞ से -2 यूनियन -2 से, ये जरा सा 3 क्लोज है, जरा सा देखिएगा, -2 से 3 तक, 3 को लेकर के, फिर 3 से 5 तक, कि नहीं, 3 को लेकर के 5 तक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे -2 से 5, कि नहीं, क्योंकि ऐसे लिखना फिर
स्पेस छेकना ही है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि 3 इंक्लूड ऑलरेडी है कि नहीं। तो ऐसे केस में जब यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज आ जाए, या एक जगह क्लोज एक जगह ओपन भी हो तो कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। मतलब एक क्लोज आ जाए, वो पॉइंट अगर हमारे डोमेन में आ जाए तो यहाँ से यहाँ सारा लिख देंगे कि नहीं। यूनियन ये हो जाएगा 9 से इन्फिनिटी। यहाँ पे यूनियन छूट रहा था एक्चुअल में, ये ऐड कर लीजिएगा लोग कि नहीं। तो ये हमारा रहा इस क्वेश्चन। हम लोगों ने देखा आज कि वेवी कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके जरिए हम लोग किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अगले लेक्चर में काफ़ी सारे लेकर के आएंगे कि नहीं। तब तक के लिए आप लोग इस एग्जांपल को जरूर ट्राई कीजिएगा जो ऑलरेडी मैंने दे रखा था आप लोगों को। इस एग्जाम्पल को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।